नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम हिंदी में विज्ञान पर चर्चा में। मैं हूं आपके साथ हर्षा सिन्हा और आज हम बात करेंगे विज्ञान पत्रकारिता पर। जर्नलिज्म को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। बदलते वक्त में इसके फॉर्मेट में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। आज की पत्रकारिता बहुत मल्टी डायमेंशनल हो गई है। असल में वर्तमान युग है विज्ञान का युग है। विज्ञान की नई खोजें हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। साइंस जर्नलिज्म साइंस से रिलेटेड ओपिनियन की क्यूरियोसिटी को शांत करने में अहम साबित भी होती है। आज साइंस जर्नलिज्म और इसके मिसलेनियस डायमेंशन पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं CSIR के राष्ट्रीय विज्ञान संचार स्रोत संस्थान से डायरेक्टर और प्रसिद्ध विज्ञान संचारक डॉक्टर मनोज पटेरिया जी। हेलो। और इग्नू में डेप्यूटी डायरेक्टर एंड साइंस राइटर डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी। और भारतीय जनसंचार संस्थान से प्रोफेसर हेमंत जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस शो में। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं मनोज जी से। मनोज जी, आप लंबे समय से संपादक रहे हैं। आज साइंस जर्नलिज्म विज्ञान पत्रकारिता को आप किस रूप में देखते हैं? विज्ञान पत्रकारिता या साइंस जर्नलिज्म अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो खासतौर पर विज्ञान को पत्रकारिता के माध्यम से जनमानस के साथ जोड़ने का काम करता है जी। अब इसमें मुख्य भूमिका होती है खासतौर पर ऐसे व्यक्तियों की जिनकी विज्ञान में रुचि हो और जिनकी लेखन और पत्रकारिता में भी रुचि हो। आमतौर पर जो वैज्ञानिक होते हैं वो जब शोध की बात आती है, शोध पत्र बहुत अच्छा लिख सकते हैं जी। बहुत अच्छा वैज्ञानिक व्याख्यान दे सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में अपने रिसर्च आउटकम्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कॉमन मैन के सामने बात करने की, आम आदमी को उन्होंने क्या रिसर्च करी है उसको समझाने की जी। वहाँ विज्ञान पत्रकारिता की आवश्यकता होती है। और क्योंकि बहुत सारे उनके ही वैज्ञानिक लैंग्वेज में हमें समझाना होता है उन्हें। और जी। बहुत सारे वैज्ञानिक इसमें अपने आप को, हालांकि इसके अपवाद भी हैं, लेकिन ज़्यादातर वैज्ञानिक ऐसा करने में अपने आप को सीमित सीमा महसूस करते हैं। अच्छा। दूसरी दूसरी ओर आती है पत्रकारिता। पत्रकारिता का जो मुख्य फोकस रहता है वो आपने देखा होगा कि पॉलिटिक्स है या स्पोर्ट्स है, ग्लैमर है, बिजनेस है, बिल्कुल, खेल हैं, जो और दूसरे विषय हैं वो उसका फोकस रहता है। विज्ञान कभी कभार उसमें आ जाया करता है जी, उसमें कम एफर्ट्स दिए जाते हैं। तो ये समाज के लिए विज्ञान बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान से अछूता नहीं है। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, साफ सफाई का क्षेत्र हो, इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, यहाँ तक कि हमारे घर का किचन हो, सारी चीज़ें वैज्ञानिक हैं। लेकिन जब बात आती है कि विज्ञान को जनमानस तक जोड़ने की, तो इसमें थोड़ा कहीं ना कहीं इसकी काफ़ी ज़रूरत महसूस होती है और जिसको पूरा करने में विज्ञान पत्रकारिता का अहम रोल हो सकता है जी। लेकिन देखने में ये आया है कि जो विज्ञान पत्रकारिता है उसको उतनी तरजीह शायद ना तो मीडिया में और ना ही विज्ञान मीडिया हाउसेज में भी दोनों कम ही मिल रही है। पक्षों जी में सर, उसको बिल्कुल। नहीं मिल पाती है। इसलिए इस पर फोकस देने की ज़्यादा ज़रूरत है। जी। और जब हम हिंदी विज्ञान पत्रकारिता की बात करते हैं तो जो विज्ञान पत्रकारिता है वो हिंदी माध्यम से हो, क्योंकि हिंदी देश के बहुसंख्यक आबादी द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और उसकी उपभाषाएं भी हैं, डायलेक्ट्स हैं। तो हिंदी विज्ञान पत्रकारिता बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर जो शोध है, जो विकास है, जो टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, उसको जनमानस से जोड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी, आपसे जानना चाहेंगे साइंस जर्नलिज्म को समय से लेकर आज तक विज्ञान पत्रकारिता हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है, क्योंकि हमारी जो प्रगति की दौड़ है उसमें विज्ञान के दोनों पहिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दो पहिए अगर नहीं हो तो हम विकास की यात्रा पूरी नहीं कर सकते। और इसलिए जो जीवन में घटित हो रहा है उसकी चर्चा करना पत्रकारिता का काम है। वो चाहे या न चाहे, आप जैसे कह भी रहे थे मनोज जी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में हर जगह विज्ञान व्याप्त है, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करते। लेकिन आज के समय में जब हम प्रदूषण से जूझ रहे हैं, जिससे हर व्यक्ति प्रताड़ित हो रहा है, तो उसकी चर्चा क्या अखबार नहीं कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा हो रही है, पर्यावरण में जो दूसरे संकट आ रहे हैं या पारिस्थितिकी असंतुलन की जो बातें हो रही हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये आज के जीवन के महत्वपूर्ण विषय हैं। और ये सारे विषय जो हैं वो विज्ञान के विषय हैं। बिना विज्ञान की चर्चा किए हुए इनको कोई राजनीतिक समाचार इनका नहीं बनाया जा सकता। और ये सब चर्चाएं हिंदी और अंग्रेज़ी सारे अखबारों में हो रही, लेकिन कहीं कहीं जब
जो पत्रकार है उसकी अगर वैज्ञानिक समझ पूरी नहीं हो तो वो उन घटनाओं के उस महत्व को नहीं समझा पाता जो कि समझाया जाना चाहिए। इसलिए ये आवश्यक है कि हिंदी पत्रकारिता में उसका महत्व भी विज्ञान पत्रकारिता का इसलिए है कि वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, भले ही वो वैज्ञानिक नहीं है, वो पत्रकार हैं, उनको इतनी मात्रा में विज्ञान आना चाहिए कि वो जो अहम खबरें हैं उनके अंदर का विज्ञान भी लोगों को बता सकें, उनकी जो असलियत चीज़ है वो बता सकें। जी। दो तरह से विज्ञान पत्रकारिता हमारे यहाँ काम करती है। एक तो जो हिंदी में, जहाँ हम हिंदी में और भारतीय भाषाओं में ज्ञान विज्ञान की प्रगति की बात करते हैं तो कुछ पत्रिकाएं हम निकालते हैं, जैसे विज्ञान प्रगति है और दूसरी विज्ञान पत्रिका है। इस तरह की पत्रिकाएं हैं जिनसे कि हम हिंदी और भारतीय भाषाओं में विज्ञान का प्रसार करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो है वो मुख्य धारा की पत्रकारिता है, जिसमें आजकल टेलीविज़न आप देख सकते हैं। जी। अब आप टेलीविज़न में देखेंगे तो एक समय था जबकि चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में जो कुछ भी होता था, आधे से ज़्यादा जनता तो अनभिज्ञ होती थी। जी, और जो थोड़े बहुत विज्ञ लोग माने जाते थे वो तमाम तरह की आस्थाओं से जुड़े रहते थे, जिनमें से कुछ आस्थाएं गलत भी होती थी। आज हालांकि आप देखेंगे कि हर बार जब ऐसी खगोल की घटना होती है तो टेलीविज़न के चैनलों में बहुत ज़्यादा उसका कवरेज होता है जी। और वहाँ पर एक रैशनलिस्ट कह लीजिए या वैज्ञानिक कह लीजिए, उसको भी बिठाया जाता है। जी सर, तो मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगी कि साइंस जर्नलिज्म एज अ फील्ड चूज़ करने के लिए क्या एक पत्रकार को साइंस बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है, या उसको उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो साइंस जर्नलिज्म के टुवर्ड्स जा सके? नहीं, हम ये ज़रूरी तो इसकी बात दूसरी तरह से करते हैं। हम पहली बात तो ये कि हम ये मानते नहीं हैं कि विज्ञान पत्रकारिता, हालांकि ये सारी शाखाएं हैं, खेल पत्रकारिता, हम चर्चा करते हैं इन सारे विषयों की, लेकिन हम ये नहीं मानते कि किसी पत्रकार को विज्ञान पत्रकार होना चाहिए या खेल पत्रकार होना चाहिए। पत्रकार को पत्रकार होना चाहिए जी। लेकिन तो इसमें लैंग्वेज और स्ट्रीम्स का कोई लेकिन उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? उसकी तैयारी में ये आवश्यक है कि उसको अगर खेल के बारे में उतनी ही जानकारी होनी चाहिए जितनी राजनीति के बारे में है जी, तो उसको विज्ञान के बारे में भी लगभग उतनी ही जानकारी होनी चाहिए जितनी खेल के बारे में है। जी, मेरा सवाल यही था कि पर्टिकुलरली उस स्ट्रीम से होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम विज्ञान पत्रकारिता एक अलग विषय की तरह से पढ़ाने लगेंगे तो उतने रोजगार के अभी अवसर हमारे पास नहीं है कि हम किसी को विज्ञान पत्रकार के नाम से किसी अखबार में या किसी चैनल में बिठा सकें। जी जी, शर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे, साइंस जर्नलिज्म के मीडियम से किस तरह हम डिफरेंट डिस्कवरीज को जनरल पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं? दरअसल अगर हम समाचार पत्रों की बात करें तो बहुत सारे समाचार जो आते हैं विज्ञान से संबंधित, जो लैब्स में डिफरेंट लैब्स में काम हो रहे हैं उन कामों के ऊपर समाचार आते हैं, बहुत डिस्कवरीज हो रही हैं उनके ऊपर काम समाचार आते हैं। लेकिन वो समाचार एक तरीके से सतही समाचार ना रह करके अगर हम ऐसा बनाएं जिसमें कि थोड़ा सा विज्ञान का भी जानकारी हो, केवल ये ना हो कि ऐसा हो गया कहीं पे, अगर उसके जो बैकग्राउंड है, उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर उनके बारे में भी अगर बताएं तो वो थोड़ा सा वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने में कहीं मददगार होगा। समाचार पत्रों के अलावा कुछ जो विज्ञान पत्रिका हैं उनमें कुछ ऐसा ज़रूर होता है, उनमें बहुत सारे लेख जो लेखक लिखते हैं वो इस तरीके के होते हैं जो कि विज्ञान को लोकप्रिय करने के लिए भी उपयोगी होते हैं और वैज्ञानिक जो खोजें हो रही हैं उनको भी जनमानस तक पहुँचाने का काम करते हैं। इस तरीके का हो रहा है और वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कई जगह, जैसे अभी बताया कि जो ग्रहण के बारे में बहुत सारी बातें थी तो उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूकता पैदा की जा रही है। हाईलाइट हुआ। हाँ। लैंग्वेज की बात करें अगर, कि लैंग्वेज हमारी जनता जो है वो इंग्लिश समझती है, वो अगर हम उस लैंग्वेज में अगर उन पे डिस्कवरीज पहुंचाना चाहें तो ये लैंग्वेज कितना रोल प्ले करता है? लैंग्वेज का तो देखिए, अगर जनमानस तक जाना चाहते हैं तो उसमें जनमानस की भाषा ही जरूरी है। अगर हिंदी बेल्ट के लोग हैं उन तक हिंदी की बात करते हैं और उसमें इंग्लिश के शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है उनके सिर से ऊपर निकल जाए, वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम शब्द इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो उसकी व्याख्या हिंदी में या उनकी भाषा में करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हिंदी भाषा हो या कोई और भाषा हो। अगर उसमें करते हैं तो वो उनके लिए ग्राह्य ज़्यादा हो जाएगी, वो आसानी से उसको समझ पाएंगे। इसलिए भाषा का महत्व तो है ही है इसमें पत्रकारिता में। और बहुत ज़्यादा हम अंग्रेजी शब्दों का ना इस्तेमाल करें तो अच्छा है, जो भाषा है उसी का करेंगे तो वो कम से कम आगे के लिए उनको भाषा में समझने में आसानी रहेगी। जी।
तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा रोल नहीं प्ले करती है, बस ये तरीका हमें सही अपनाना चाहिए कि वो जनरल पब्लिक तक वो पहुंच जाए। और लैंग्वेज भी दोनों का ही रोल है। जी शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो बुक है वो विज्ञान आपके लिए, पत्रकारिता को आप संपादित कर रहे हैं, इसमें आपका अनुभव जानना चाहेंगे। विज्ञान आपके लिए, जो जैसे नाम से आप देख रहे हैं कि विज्ञान आपके लिए, कोशिश की गई थी कि जो भी साइंस दी जाए वो इस तरीके से कि जो कि आपके लिए उपयोगी हो, आपके जीवन से जुड़ी हुई हो, आपके जो आसपास की घटनाओं के साथ में जुड़ी हुई हो, इस तरीके की। जो अभी बात कर रहे थे कि दरअसल विज्ञान पत्रकारिता का मकसद भी एक यही होता है कि विज्ञान को लोकप्रिय करना, वैज्ञानिक समाचारों को, वैज्ञानिक खोजों को, वैज्ञानिक जानकारी को आम आदमी तक पहुंचाना। वही सोच करके हमारा, चूँकि ये हिंदी में शुरू की गई थी, तो ये भी था कि एक हिंदी जो बड़ा एक भारत का क्षेत्र है उसके लोगों तक पहुंचाने के लिए विज्ञान की विभिन्न विषयों पर, चाहे वो स्वास्थ्य की बात करें हम, अगर हम पर्यावरण की बात करें, हम अंतरिक्ष की बात करें हम, उसमें एक जैसे विज्ञान के नए आयाम, एक रेगुलर कॉलम है, उसमें हम देते हैं कि वैज्ञानिक खोजों की नई खोजें होती हैं, उन्हीं पर लेख होते हैं। वो लेख होते हैं, उससे सामयिक भी होते हैं और उनकी भाषा से जुड़े हुए होते हैं, विज्ञान की नई खोज होती है। इसी तरीके से कई सारे जो स्वास्थ्य चेतना है, पर्यावरण चेतना है, अंतरिक्ष जगत से है, जीव जगत से है, तो ये बहुत सारे उसमें दिए जाते हैं। उसको निकालते 18 साल करीब हो गए उस पत्रिका को निकलते हुए। उसका अनुभव तो ये रहा है कि जैसे बात कर रहे हैं हम, हिंदी में लिखने वाले लोगों की तो थोड़ी सी कमी रही है, क्योंकि लोग लिखते हैं अपनी भाषा में लिखते हैं या ज़्यादातर अंग्रेजी में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं, और यदि उसे हम ट्रांसलेट करें या करवाएं तो फिर वो उसका क्रक्स हमें नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, वो उसकी रोचकता और वो जो आनी चाहिए बच्चों के लिए, वो नहीं आ पाती है। ये एक उसके साथ में मेरा अनुभव रहा है। बाकी जैसा अभी विज्ञान और अन्य पत्रिकाओं के बारे में बताया, विज्ञान प्रगति है, चल रही हैं, लोगों में प्रचलित भी हैं, चाहते भी हैं इस तरीके की पत्रिकाएं बहुत सारी आएँ और आ भी रही हैं, लेकिन इनको प्रोत्साहन की भी ज़रूरत है, क्योंकि केवल अखबार के माध्यम से हम वो सारी चीज़ें नहीं दे सकते जो कि पत्रिकाओं के माध्यम से दे सकते हैं। पत्रिकाओं के माध्यम से हम ऐसे लेख भी दे सकते हैं, आलेख भी दे सकते हैं, जो कि वो उनके सिलेबस से भी रिलेटेड हो सकते हैं, बच्चों के सिलेबस से, और जो आपके आम आदमी हैं उसके लिए भी उपयोगी हो सकता है। जी बिल्कुल। तो आम आदमी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है एक पत्रकारिता, ये हमने जाना। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बात हो रही है विज्ञान पर पत्रकारिता पे। अब बात करेंगे मनोज जी से कि सरकारी स्तर पर साइंस जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि CSIR निस्केयर यानी राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान ने हाल ही में 2 पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। एक है PhD इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन जी, और दूसरा है MSc इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। ये दोनों ही कोर्सेज हैं जिसमें साइंस जर्नलिज्म उसका एक प्रमुख पार्ट है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पहली बार, शायद दुनिया में पहली बार, जो ये डिग्रीज़ हैं ये साइंस डिसिप्लिन में दी जा रही हैं, साइंस फैकल्टी में दी जा रही हैं। इससे पहले जो प्रयास हुए थे और कई अन्य देशों में भी ये ह्यूमैनिटीज़ में डिग्री प्रदान की जाती है जी। तो पहली बार ये जो MSc की डिग्री और PhD की डिग्री मिलेगी, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग में, मैथमेटिकल एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज के उसमें ये दी जाएंगी। ये कोर्सेज शुरू किए। उसके अलावा कई हमारे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे साइंस थ्रू सोशल मीडिया, ये भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने शुरू किया है। एक प्रोग्राम हमने शुरू किया है साइंस, हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड रिस्क कम्युनिकेशन। साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये सारा मिला करके हमने एक ये प्रोग्राम शुरू किया है, और जिसमें खासतौर पर जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, और जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जहाँ ह्यूमन लाइफ एट रिस्क,
तो ये जो बहुत इमर्जिंग इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर हमने ये जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन का प्रोग्राम शुरू किया है। इसके अलावा जो हमारा इंफॉर्मेशन है, आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल कैसे हम साइंस जर्नलिज्म को और ऑगमेंट करने के लिए कर सकते हैं, कि जैसे इलस्ट्रेशंस हैं, विजुअल्स हैं, तरह तरह के इफ़ेक्ट्स हैं, और कैसे हम हाइब्रिड मीडिया को मिला करके, जैसे फोक मीडिया और डिजिटल मीडिया दोनों को मिला करके हमने एक हाइब्रिड प्रोग्राम शुरू किया है, ताकि डिजिटल इफ़ेक्ट्स डाल करके फोक मीडिया को, पपेट्री या थिएटर, उसको और ज़्यादा इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं, उसके माध्यम से साइंस की बातें लोगों तक पहुंचाएं। इस तरह के प्रयास हम लोगों ने शुरू किए हैं। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा एरिया है जो एक ऐसे द्वार खोलता है कि किस प्रकार से हम साइंस को रोचक तरीके से, विज्ञान और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को रोचक तरीके से लोगों के साथ हम जोड़ सकते हैं। और जब हम हिंदी की बात करते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं की बात करते हैं, तो मैं यहाँ भाषा का एक थोड़ा चर्चा हो रही थी, उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। जैसे अगर हम खेती किसानी की बात करें तो एक रोग लगता है, खासतौर पर जो सीरियल्स हैं उनमें रस्ट एंड स्मट उसको बोलते हैं, गेहूं में और दूसरी फसलों में रस्ट और स्मट रोग लगता है। अगर हम डिक्शनरी में इसका अर्थ देखें तो हमें मिलता है किट और कंड। रस्ट को किट बोलते हैं और स्मट को कंड बोलते हैं, किट और कंड। अब मुझे लगता है रस्ट और स्मट को समझना जितना आसान है, उतना ही किट और कंड के लिए भी डिक्शनरी आपको शायद देखनी पड़ेगी। इसके लिए अगर आप स्थानीय भाषा, जो हमारी अपनी भाषा है, जो किसानों की भाषा है, उसमें उसको कहते हैं रतुआ और गेरुआ। अगर हम रतुआ और गेरुआ बोलेंगे तो किसानों को जल्दी से समझ में आएगा। बिल्कुल सर। तो इस तरह की विज्ञान पत्रकारिता की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा जो तकनीकी जटिलता है उसको हमें शोध में तो जरूरी है, वो जटिलता बताना, उसका स्पेसिफिकेशन बताना, लेकिन जब बात आम आदमी तक आती है, मीडिया द्वारा संचार की आती है, तो उसमें हमें ये जो हमारी लोकल भाषाएं हैं, स्थानीय जो भाषा है, स्थानीय बोली है, उसकी जो समझ है, उसके तरह से हमें विज्ञान को लोगों तक समझाना। इस लैंग्वेज की बात पे शायद जोशी जी भी कुछ जोड़ना चाहेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपकी राय। मैं 2-3 चीज़ें जो बोलना चाह रहा था, मनोज जी ने तो उसको थोड़ा दूसरा दिशा दे दी। लेकिन जैसे अब क्रायोजेनिक शब्द है, अक्सर अंग्रेज़ी वालों को ये लगेगा क्रायोजेनिक ज़्यादा आसानी से समझ जाता है इंसान, लेकिन आवश्यक नहीं है। अगर उसी को हम शीत तापीय इंजन कहें तो तब भी हिंदी भाषी को समझने में ज़्यादा आसानी होगी और ज़्यादा सटीक तरीके से उसको समझेगा। तो सही शब्द शब्दावली आयोग में बने, वो बात एक है। लेकिन जैसे आपने कहा कीट कंड वाला, तो उसमें है, जैसे अब अभी भी आप देखिए, हम कहते हैं मृदा मिट्टी के लिए, तो मिट्टी शब्द ज़्यादा प्रचलित है, मृदा कम है। तो कहाँ पर कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाए, कहाँ हम मिट्टी को जानबूझ के मृदा कहना चाहते हैं, कहाँ हम मिट्टी को मिट्टी कहना चाहते हैं, ये शब्द हमें समझ होनी चाहिए। दूसरा जो है, आपने जो बात कही, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपनी भाषा में बिना दूसरे भाषा के घालमेल किए अगर हम संप्रेषण नहीं कर पाते हैं तो हम अपने नागरिकों तक वो चीज़ें नहीं पहुंचा पाते जो कि हमें पहुंचानी चाहिए। जैसे विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण मसला आजकल हिंदुस्तान में विशेषकर है, वो परमाणु ऊर्जा का। बिल्कुल सर। अब परमाणु ऊर्जा पर विज्ञान पत्रिकाएं नहीं कर पाएंगी कुछ भी। जो कुछ करना है समाचार पत्रों को, मीडिया चैनलों को करना है, लेकिन मीडिया चैनलों में क्या उस तरह की बहसें होती हैं, और अगर नहीं होती तो क्यों नहीं कर सकते हम? अगर हम उसको राष्ट्रीय एजेंडा माने तो हम कह सकते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। वो उसके अंदर एक और शब्द बता देता हूँ, वो है जैसे ये इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के नाम से जितने भ्रम फैलाए गए हैं इस समय समाज में, उनमें से कुछ तो सही है, कुछ घातक हैं, वो प्रौद्योगिकी को रोकने वाले हैं। तो हमको उस तरह की एक समझ लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी जो कि केवल पत्रकारिता कर सकती है। जी सर। सर, इसी बात पे मैं दूसरे क्वेश्चन पे आना चाहूँगी सर, कि ऐसा क्यों है कि हमारा देश तो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे मीडिया हाउसेज में, हमारे इंडियन मीडिया हाउसेज में साइंस जर्नलिज्म को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जा रही है, बढ़ावा ही नहीं दिया जा रहा है सर। तो इस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे सर। नहीं, देखिए, मैं इसको दो तरह से देखता हूँ। एक तो नियत और दूसरा असलियत है ना। तो नियत मीडिया हाउसेस की क्या है, वो तो मैं आपको जब पीछे चर्चा कर रहा था कि जो हम ये पूरी एक डिबेट आयोजित करते हैं कि अब कृष्ण चंद्र ग्रहण लगेगा तो क्या होगा, कृष्ण सूर्य ग्रहण लगेगा तो क्या होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम अक्सर ये बातें करते हैं कि एक ज्योतिष बैठे हुए हैं, एक पंडित जी बैठे हुए हैं, एक वैज्ञानिक बैठा हुआ है,
और उस पूरी बहस का आप निष्कर्ष निकाल के देख लीजिए तो उसमें ये होता है कि ये वैज्ञानिक तो ऐसे ही है, ये बैठा हुआ है, बैठे रहने दो उसको, बात तो ऐसे ही चलेगी। क्योंकि बाज़ार जो है, करवा चौथ का बाज़ार है, उसके ऊपर कौन आप हल्ला करेगा। अब एक धर्म का बाज़ार है, उसमें कौन जाके हस्तक्षेप करेगा। तो जो बाज़ार की नीयत से देखता है वो मीडिया कभी इस विज्ञान को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद भी विज्ञान को वो मानने के लिए तैयार है, क्योंकि जो बाज़ार है आज के समय में, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन का बाज़ार देखें तो एंड्रॉयड फ़ोन का बाज़ार जो है उसके अंदर कितनी मेमोरी है, कैमरा की क्या उसकी ताकत है, ये सब तो उसको फिर विज्ञान ही है ना जी। वो जब तक बताएगा नहीं तब तक उसको बेच नहीं पाएगा सामान को। अपने तो सामान की श्रेष्ठता के लिए भी विज्ञान चाहिए। ये नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों को डिजिटली बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, साइंस जर्नलिज्म को उस तरीके से हम सीरियसनेस नहीं दे रहे हैं या सीरियसली नहीं ले रहे हैं? नहीं, आप और हम इसमें कुछ खोते नहीं है कि अगर समाज में जो प्रगति हो रही है वो विज्ञान पर आधारित है तो आप चाहें या ना चाहें आप बहुत सारा वैज्ञानिक सामान अपने मीडिया में दिखाने को मजबूर हैं। केवल ये है कि उसको थोड़ा सा केंद्रित करके लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि ये जो हिस्सा है ये विज्ञान का हिस्सा है, ये बाज़ार का भी है, लेकिन इसको विज्ञान की तरह से अगर आप समझेंगे आपको फ़ायदा होगा। तो वो मीडिया अगर करे तो कर सकता है, उसमें कोई उसको नुकसान भी नहीं है। लेकिन अब वही मैंने कहा कि नीयत और असलियत की बात है। अगर आप असलियत को आगे ले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे काम होंगे, अगर आप अपना एजेंडा चलाएंगे तो कुछ और काम होगा। जी। तो शर्मा जी, इसी बात पे मैं आपसे ये क्वेश्चन लेना चाहूँगी कि साइंस बैकग्राउंड के लिए, साइंस जर्नलिज्म के लिए क्या पर्टिकुलरली उस फील्ड से होना ज़रूरी है, साइंस के फील्ड से होना ज़रूरी है, साइंस के स्ट्रीम से होना ज़रूरी है? देखिए, इसमें मैं दो बात कहूँगा। एक तो ये है कि अगर हम साइंस जर्नलिज्म की एज ए डिसिप्लिन देखना चाहते हैं तो वहाँ हो सकता है कि दूसरी राय होगी, लेकिन मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि अगर वो साइंस बैकग्राउंड का आदमी नहीं है तो वो अपने काम के साथ में न्याय नहीं कर पाएगा जी। क्योंकि अगर उसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी की बात करें हम, या उसकी जो और जो समझ की बात करते हैं, अगर उसकी, जैसे मेरा एक अनुभव भी है, एक सज्जन है जो उन्होंने हिस्ट्री में एमए किया हुआ है जी जी, और वो साइंस में भी काम करते हैं, साइंस या पत्रकारिता में कुछ किया हुआ है, और वो साइंस में लेख लिखते हैं। अब जैसे हमारी पत्रिका के लिए जब उनके लेख आए तो मैंने देखा उनके लेख में, लेख ठीक था लेकिन कंसेप्चुअल उनमें गलतियां होती हैं जी। कंसेप्चुअल गलतियां, चूंकि उनकी बैकग्राउंड साइंस की, उनका दोष क्या है, साइंस की बैकग्राउंड नहीं, उनकी साइंस की बैकग्राउंड नहीं, तो ये तो जाहिर है बिल्कुल कि वो होना ही होना है। अगर कोई भी व्यक्ति बैकग्राउंड उसकी साइंस है तो वो अपने काम के साथ, चाहे वो किसी भी दूसरे, अगर हम फील्ड देते हैं जैसे स्पोर्ट्स देते हैं, स्पोर्ट्स तो एक जनरलाइज्ड टाइप का एक एरिया है जिसमें कि मैं भी बात कर सकता हूँ, क्योंकि हम सब लोग उसी परिवेश से बड़े हुए हैं, देखते हुए कि ये स्पोर्ट्स होते हैं, या हम कृषि की बात करते हैं, कृषि में भी हम देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन साइंस है या साइंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो भी हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, उनकी पत्रकारिता की बात करेंगे, तो वहाँ मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि कहीं ना कहीं किसी स्तर तक की, कम से कम अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो वहाँ विज्ञान की बैकग्राउंड होना एक उसके लिए अच्छा रहेगा, उसके फायदेमंद रहेगा, उसके साथ में वो अपने काम के साथ में न्याय कर पाएगा जी। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज नहीं, वो जो उसकी जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जिस बैकग्राउंड से आ रहा है पत्रकारिता। फिर अब जैसे मेरे केस में मैंने पत्रकारिता में कुछ नहीं किया, लेकिन एक अनुभव के आधार पर मैं अपना काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सीखते हुए, लेकिन चूंकि बैकग्राउंड साइंस की है तो साइंस को कम्युनिकेट करने के लिए वो कर पा रहा हूँ, भले ही उसमें वो जो पत्रकार करता हो उस तरीके का नहीं आए। मैं एक इंस्टेंस बताऊंगा। एक अखबार के लिए मैंने, किसी ने कहा कि जब आप इतना करते लिखते हैं तो अखबार के लिए भी लिखिए, तो मैंने अखबार के लिए भी एक लेख लिखा। तो अखबार के जो संपादक महोदय थे उनका एक फ़ोन आया मेरे पास में, उन्होंने कहा कि देखिए आपका लेख बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी विज्ञान है उसमें, लेकिन हमारे पाठकों को कैसे बांधेगा वो, हमारे पाठक तो इतने बड़े हैं, तो आप ऐसा लिखिए कि उनके कहीं आर्थिक किस तरीके से मदद करेगा, उसके सोशल कैसे मदद करेगा, तो उस तरीके की एक बैकग्राउंड उनको देखनी ज़रूरी है। तो वो ठीक है, चूँकि मेरा लेख में साइंस कॉन्सेप्ट जो कंटेंट थी, लेकिन उनके हिसाब से उसको मॉडिफाई किया। अगर मैं बिल्कुल ही दूसरी बैकग्राउंड का होता तो हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से उनके तरीके से लिख पाता पहले जो जर्नलिज्म के तरीके से। तो ये एक फ़र्क पड़ता है उसका बैकग्राउंड का। तो बैकग्राउंड अगर है आपकी उसी की साइंस बैकग्राउंड है तो आप अच्छा काम कर पाएंगे जी। तो स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंट प्रोफाइल के लिए। तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग जो चर्चा है वो जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक में जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि साइंस जर्नलिज्म में जाने के लिए साइंस स्ट्रीम से होना ज़रूरी है। तो इस पे हमने बात की शर्मा सर से, अब हम बात करेंगे जोशी सर से। जोशी सर, आपसे जानना चाहेंगे आपकी राय। देखिए, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात मेरे एक जो छूट रही थी शर्मा जी जो कह रहे हैं, वो ये है कि विज्ञान कोई बहुत अलग सी चीज़ है और बाकी समाज कुछ अलग सी चीज़ है। अगर ऐसे हम खाने बनाएंगे तो हम कभी भी विज्ञान का प्रसार ही नहीं कर सकते जी। ये विषय की विशेषज्ञता का एक अलग मसला है, मैं वहाँ तक नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि हमारे जीवन में सर्वत्र विज्ञान व्याप्त है और हमारे जीवन में सर्वत्र जो है वो कलाएँ व्याप्त हैं, दूसरी चीज़ें हैं, हम गाते हैं, हम बजाते हैं, हम सीखते हैं चीज़ों को। मोबाइल एक आता है मेरे पास तो मुझे पता लगता है कि इसके अंदर मेमोरी है। मैं नहीं जानता मेमोरी क्या होती है, लेकिन वो मुझे बाज़ार वाला कहता है कि इसमें जो है 1 MB है साहब, इसमें 2 MB है रैम। तो मैं रैम के बारे में मुझे सीखना पड़ता है। अब उसके लिए कोई ये आवश्यकता मेरे पास नहीं होनी है कि मैं BSc साइंस हूँ। मैंने अगर हायर सेकेंडरी भी किया है तब भी मुझे ये मालूम होना चाहिए कि फ़ोन में रैम इस्तेमाल होती है, उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सर, लेकिन अगर साइंस की बात करें, अगर साइंस की बात करें तो इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ टेक्निकलिटीज़ भी हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो अब आई विल मिस ऑन सम ऑफ दी टेक्नोलॉजीज या कोई टर्मिनोलॉजी मेरे से मिस हो जाए, ऐसा मतलब मैं काफ़ी दिनों से एक चीज़ की वकालत करता रहा हूँ जिसकी चर्चा फिर करता हूँ आपसे। मेरा ये मानना है कि हमारी शिक्षा पद्धति में ही कुछ कमियाँ हैं। हमारे यहाँ हर विज्ञान के विद्यार्थी के लिए आवश्यक होना चाहिए कि वो MSc करते करते काफ़ी मात्रा में सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़े, क्योंकि उनमें कमी होती है। उनको विज्ञान अपना विषय तो जानते हैं, लेकिन समाज में क्या हो रहा है वो नहीं जानते हैं जी। काफ़ी हद तक कई बार हम कहते हैं कि वो नॉन पॉलिटिकल होते हैं है ना। तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो विज्ञान में अपने विषय में जुड़े रहते हैं। उनके लिए भी आवश्यक है कि वो समाज से जुड़कर अपने विज्ञान को समझें। और जो विज्ञान के विद्यार्थी नहीं हैं, जो BA और दूसरे विषय करते हैं, BCom करते हैं, उनको भी MA और MCom तक भी विज्ञान लगातार पढ़ाया जाना चाहिए जी। और इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए कि ये कोई हाय तौबा करने की चीज़ नहीं है, जिसको हम कहते हैं। देखिए, गणित से भय। जी जी जी। बहुत सारे लोग बच्चे स्कूल के बाद गणित आगे नहीं चलाते क्योंकि उनको गणित से भय हो जाता है। ये भय कैसा है? ये तो झूठा भय है। तो क्यों हम एक तरफ से कहते हैं कि इस भय को दूर करेंगे, दूसरी तरफ से कहते हैं कि नहीं बेटा तुम नहीं बोल सकते, तुम पत्रकार हो, तुम्हें पत्रकारिता बहुत अच्छी आती, विज्ञान के बारे में आप नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आपको विज्ञान नहीं आता। तो अब हम दोबारा भय पैदा कर रहे हैं उसके अंदर। आवश्यकता इस बात की है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्ति का हो, वो महत्वपूर्ण है जी। और वो केवल वैज्ञानिक में नहीं होगा, वो जो विज्ञान नहीं कर रहा है उसके अंदर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें पैदा करना है और उसके लिए हमको उसको भारी मात्रा में विज्ञान पढ़ाना पड़ेगा। ये मेरी मान्यता है जी। इसमें शर्मा सर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि भय की बात नहीं है। बात यह है कि विज्ञान पत्रकारिता करनी है, एक तो वो बात है, और एक दूसरा यह है कि जो पत्रकार जो आपके सामने पेश कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, उसको समझने वाली बात है। अगर आप देखें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरीके का बना हुआ है कि हाई स्कूल तक साइंस को कंपलसरी किया गया है। इसका मतलब ये मान के चलते हैं कि हर एक किसी को कम से कम मिनिमम साइंस आनी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आनी ही चाहिए। बेसिक साइंस तो उसकी साइंटिफिक जो टेम्परामेंट की बात करते हैं वो तब तक डेवलप हो जाना चाहिए। जैसा आपने कहा अभी कि वो कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है कि वो उसमें हम कहीं फेल हो रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। जो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होना चाहिए बच्चों में हाई स्कूल करते करते, उसके लिए बड़ी जरूरत नहीं है कि MA MSc ही करेगा। हाई स्कूल तक अगर उसने विज्ञान की ठीक तरीके से पढ़ाई करी है, उनकी कॉन्सेप्ट्स को समझा है, अपने डेली लाइफ में अप्लाई किया है और वैज्ञानिक साइंटिफिक मेथड को उसने अगर इंटरनलाइज किया है तो वो चीज़ें अपने आप आ गई। बात दूसरी है पत्रकार बनने के लिए, और पत्रकार अगर उस तरीके की चीज़ें जो प्रस्तुत कर रहा है तो उसमें चूंकि मेरा एक अनुभव रहा है, वो मतलब आपका थ्योरेटिकली हो सकता है उस तरीके का हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लेख आते हैं और ऐसे बैकग्राउंड वाले लेखकों के लेख आते हैं जिनकी साइंस बैकग्राउंड नहीं रही है। तो उसमें या तो हमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ती है या फिर उनको कहना पड़ता है कि ये ना कहना थोड़ा सा लगता है कि उनको कि बेइज्जती हो रही है, कि उनको छाप नहीं रहे। अदरवाइज तो अगर उनकी साइंस बैकग्राउंड, ऐसा तो देखिए साइंस बैकग्राउंड की बात है, जैसे एक फिजिक्स बैकग्राउंड का आदमी है, अगर वो मेरी फिजिक्स बैकग्राउंड है और मैं अगर लाइफ साइंस के किसी सब्जेक्ट में लिख रहा हूँ तो वहाँ भी मैं उतना जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। जर्नलिज्म कर लूँगा, कम्युनिकेट कर सकता हूँ, लेकिन वो उसकी कंटेंट की अगर गहराई तक जाएंगे तो वहाँ शायद कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस रह जाते हैं।
जी जी जी। तो इसी बात पे मनोज जी से जानना चाहेंगे सर, साइंस जर्नलिज्म समाज में किस तरह विकास कर रही है, किस तरह विकास में योगदान दे रही है? साइंस जर्नलिज्म का पूरा विकास में भरपूर योगदान है, और जैसे कि अभी चर्चा हो रही है कि लेकिन उसको उतना तरजीह शायद नहीं मिल पाती है मेन स्ट्रीम मीडिया में, जो बहुत ज़रूरी है। और मैं बधाई देना चाहूँगा खासतौर पर विज्ञान प्रसार और दूरदर्शन को कि इन्होंने ये इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया है। ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि मीडिया में इस तरह से अगर विज्ञान की बातें आएंगी तो ज़रूर लोगों को जानकारी बढ़ेगी, और जानकारी का बहुत उसका प्रभाव होगा और उसका फ़ायदा होगा। छोटी छोटी जानकारियाँ बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। मैं आपको जैसे बताना चाहूँगा कि एक ये फैक्ट है कि 80% से ज़्यादा बीमारियाँ साफ़ पीने का पानी ना मिलने के कारण होती हैं। बिल्कुल सर। अस्पतालों में बड़ी लंबी लाइनें उन क्योरेबल डिसीज़ के मरीजों की होती हैं जो आराम से ठीक हो सकती हैं। लाखों बच्चे, लाखों लोग मर जाते हैं हर साल हमारे देश में वाटर बॉर्न डिसीजेस से, जो कि क्योरेबल हैं। तो ये छोटी सी जानकारी कि पानी को छानकर पीना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको बड़े बड़े फिल्टर चाहिए या बहुत ये चाहिए। उसको अगर साधारण कपड़े से छान लें तो 60% से ज़्यादा बीमारियां बच जाएंगी, और एक अच्छे कैंडल वाले सिंपल फिल्टर से छान लें तो 70-75% बीमारियां उससे कम हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि पानी की छोटी सी बात, लेकिन ये मीडिया में नहीं आती, क्योंकि मीडिया को इससे कोई ब्रेक थ्रू नहीं है ये, इसलिए मीडिया को अपनी हेडलाइंस चाहिए होती हैं। तो जैसे कहा गया कि ग्लोबल वार्मिंग है और ये है क्लाइमेट चेंज है, ये सारे शायद मीडिया के लिए हेडलाइन बनाने के लिए आसान होती हैं, लेकिन उसके वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो छोटा विज्ञान है, आपको देखिए कि बहुत सारी जगहों पे मैं देख रहा हूँ कि इन भारत में ओवर कूलिंग हो रही है। ओवर कूलिंग इन द सेंस, आप एयरपोर्ट्स पर चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, मॉल्स में चले जाइए, इतना ओवर ठंडा किया हुआ है। अभी मतलब ये चर्चा चल रही है कि हमें क्या अपने एसी का वो 26 या 25 पर फिक्स कर देना चाहिए। लोग 18 पर 16 पर चला रहे हैं, और फिर खांस रहे हैं, चीख रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं, फिर दवाइयां खा रहे हैं। और वो एक्सपोजर का भी सीन रहता है, ये पूरा मॉल के बाहर जैसे आप आते हैं, आपको गर्म हवा में के कांटेक्ट में आना पड़ता है। छोटा विज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि लेकिन विज्ञान पत्रकारिता में इसको कहीं स्थान नहीं मिलता है, क्योंकि वो बड़े चीज़ों के लिए कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया, उसके पीछे जो है उनको वो हेडलाइंस बनाते हैं। तो इस पर भी मेरा एक मत है कि हमें ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ छोटा विज्ञान है, इसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है समाज के। जो आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा है, समाज के विकास में, समाज के भलाई के लिए। जी। सो जोशी जी, आपसे जानना चाहेंगे, साइंस जर्नलिज्म किस प्रकार से साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने में हेल्पफुल है? देखिए, वही मैं बता रहा था कि अभी जो पीछे चर्चा हमारी हो रही थी कि जो सामान्य आदमी है उसको न तो हम ये कहते हैं कि वो कितना पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ, हमारे लिए वो एक पाठक है या श्रोता है या दर्शक है। उसके हम बैकग्राउंड में नहीं जाते, उसकी पृष्ठभूमि क्या है उस पर हमें कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। हम जब यहाँ से संदेश भेजते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें तय होनी चाहिए कि हम किस तरह के संदेश लोगों तक भेज रहे हैं। जैसे अभी पटेरिया जी ने कहा कि पानी एक छोटी सी चीज़ है कि इसको अगर ध्यान से आप छान के पिएं तो आप कई बीमारियों से बच जाएंगे जी। तो ये एक ऐसी जानकारी है जो किसी भी व्यक्ति के लिए लाभदायक हो सकती है। तो इसके अंदर का विज्ञान क्या है, क्यों छान के मैं पीऊँ, अक्सर लोगों को सवाल होगा ना, क्यों छान के पीऊँ। तो आप उसको बताइए कि इसमें किस तरह के कीटाणु आ सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं आपके पानी में, वो बताइए तो वो फिर डरेगा, समझेगा, तो वो विज्ञान को आत्मसात करेगा। कम्युनिकेशन इन अ वे इज वेरी इंपॉर्टेंट, आत्मसात करेगा। उसी तरह से अगर विज्ञान की खबरें, जैसे उन्होंने कहा, वो बड़ी खबरों से लेकर छोटी खबर तक विज्ञान की अगर दैनिक जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण खबर बन जाए, तो जो सामान्य, जिसको हमने पत्रकारिता का प्रशिक्षण देके भी भेजा होगा, उस पत्रकार के अंदर भी एक साइंटिफिक टेम्पर विकसित होगा, क्योंकि वो रोज इस तरह की खबरों से दो चार हो रहा होगा जी। तो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है समाज के बारे में, उसको समझने के लिए केवल विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कभी कभी ये अच्छा लगता है कि हम विज्ञान की चर्चा करते हैं, लेकिन इसके एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, थोड़ा सा आलोचनात्मक होकर सोचना। तो आज हमने जाना कि साइंस जर्नलिज्म बहुत ही क्लियर और इंटरेस्टिंग होती है। विज्ञान पत्रकारिता के माध्यम से दुनिया भर के मेडिकल, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी जैसे अलग अलग विषयों
की खोजों को आम जनता तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं। साथ ही अपने एक्सपर्ट से हमने ये भी जाना कि भारत में साइंस जर्नलिज्म में किस तरह के विकास हो रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है feedback@indiascience.in। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। नमस्कार।